दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का मॉडल पेपर और दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अब आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है तो जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको tan थीटा का मान दिया हुआ है और पूछा गया है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए tan थीटा का और sin थीटा का। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, यानी कि आपको P का मान दिया हुआ है कितना 5 और B का मान दिया हुआ है कितना 12। तो आपको H का मान निकाल लेना है। H का मान निकालने के लिए आपको पता होगा कि P² + B² का रूट अंडर करेंगे। तो इसको आप लोग जब कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। टोटल हल करके लाइएगा तो कितना आएगा 169, यानी कि 13 आ जाएगा। H का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप इसको निकाल करके देख लीजिए। अब देखिए एच का वैल्यू कितना आ गया तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा है, यानी कि कोई तार है जिसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है और वह किस रूप में है तो वृत्त के रूप में है। कहता है इसको मोड़ करके वर्ग के रूप में कर दिया जाता है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दोनों में समानता क्या होगा। तो दोनों में परिधि का समानता होगा, यानी कि दोनों में परिमाप का समानता होगा, यानी कि जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही वृत्त का परिमाप होगा। तो हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे कितना 2πr। तो 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 28। अब देखिए एग्जाम में पूरा सॉल्यूशन करके नहीं बनाना है, सीधे डायरेक्ट बनाना है। कैसे तो अब देखिए जब इतना हमारे पास क्या आ गया, इतना हमारे पास क्या आ गया तो परिधि आ गया। अब इसको हम लोग 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 7 में नीचे गुना 4 कर देंगे। अब देखिए 7 चौके 28 हो गया, 7 चौका 28 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच के कितना 22 × 2। तो 22 × 2 कितना होता है 44 होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आप लोग पूरा सॉल्यूशन करके बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट मेथड से हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि माध्य बराबर होता है कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। तो आपको कुल प्रश्न कितना दिया हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। कुल प्रश्न कितना है 5 है। तो हम लोग सभी को योग कर लेंगे। तो टोटल का योग कीजिएगा 13 + 9 + 8 + 6 की जगह कितना आएगा 36 आएगा और 36 + x और कुल प्रश्न कितना है तो 5 है। इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना दिया हुआ है 10। अब देखिए तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36 + x और बराबर कितना होगा 10 × 5 = 50, यानी कि 50। अब x इस तरफ कीजिएगा तो और 50 में से 36 आएगा कितना बचेगा 14 बच जाएगा, यानी कि माध्य का मान x का मान कितना आ गया x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 14 आया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4 है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा और दोनों का गुणनफल करेंगे कितना आएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो आप लोग जल्दी से दोस्तों ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार आपको वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि चारों में से कौन परिमेय संख्या है। तो बताइए कि पाँचवा का सही आंसर कौन सा होगा। ये प्रश्न हम आप पर छोड़ देते हैं।
चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। देखिए इसको कैसे बनाना है उसको बताते हैं। कहता है कि यदि p+1 कॉमा 2p+1 और कॉमा 4p-1 AP में है। कहता है कि तो p का मान है, यानी कि आपको तीन पद दिया हुआ है, एक p+1 दिया हुआ है, एक 2p+1 दिया हुआ है और एक पद दिया हुआ है 4p-1 और आपको पूछा गया है कि p का मान कितना होगा अगर तीनों AP में है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोई भी AP का एग्जाम्पल आप लोग लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए 2 4 6, ये देखिए AP में है। फिर देखिए लीजिए 4 5 6, देखिए ये AP में हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिए कि क्या होता है, अगर पहला संख्या और तीसरा संख्या का अगर योग करेंगे और उसका आधा करेंगे तो हम लोग का पिछला संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 6 कितना हो गया 10, 10 का आधा कीजिए कितना आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार से एग्जाम्पल लीजिए आप लोग 5 6 7, तो देखिए 7 5 कितना होगा 12, 12 का आधा कीजिएगा तो 6। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला संख्या और तीसरा संख्या का अगर हम लोग योग करेंगे तो दूसरा संख्या का दोगुना आता है। क्या आता है, दूसरा संख्या का दोगुना आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे p+1 प्लस 4p-1, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना आ जाएगा, यानी कि 2 × 2p+1 आएगा। क्या आएगा 2p+1, यानी कि पहला संख्या और तीसरा संख्या का योग करेंगे तो दूसरा संख्या का दोगुना आ जाएगा। अब देखिए p 4p और 1p कितना हो गया 5p हो गया, और एक एक प्लस में है और एक एक माइनस में है तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 दूना 4p हो गया और 4p और +2 हो गया। अब देखिए 4p में से 5p में से 1p गया तो कितना बचा p बचा, तो p बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि p का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। इसको इस तरह से बनाना है। अगर आप जल्दी से एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाती है। यानी कि कोई रेखा है वो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है, यानी कि इसको कहीं भी एग्जांपल लीजिए मात्र एक बिंदु पर यह स्पर्श करता है तो इस रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। ध्यान दीजिए इस रेखा को क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा कहा जाता है। अब देखिए अगर इस तरह से वृत्त में और दो जगह इसको काटे, यानी कि इस तरह से दो जगह काटे तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे जीवा। तो अगर कहे देगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी व्यास। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये पहाड़ के समान हो जाएगा। देखिए कहता है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। दोस्तों इसको आप परिसर निकालना है, तो देखिए हम लोग परिसर कैसे निकालेंगे, तो आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 21 बचेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका परिसर कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। नहीं तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि परिसर कैसे निकाला जाता है तो आप एग्जाम में इसको गलत करके आ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए। दोस्तों पूछा गया कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। क्या होता है, tan ए होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, यानी कि दो त्रिभुज समरूप है। यहाँ पर सर्वांगसम नहीं कहा गया है, यहाँ पर समरूप कहा गया, यानी कि बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए समरूप है तो कहता है कि इसमें क्या बराबर होना चाहिए, तो इसका जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, इसका संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, और उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा नहीं बराबर होगा, अगर भुजा भी बराबर हो जाएगा तो यह सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप का रहा इसलिए इसका अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर ध्यान देना है क्या होगा, इसके भुजाएं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 3 माइनस √3 है। दोस्तों ये क्या है, तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 क्या है, तो यह परिमेय संख्या है, और माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या में से अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्न जब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसको कैसे इजीली सॉल्व करना है उसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 11.23 5 6 4 और 5 6 4 पर आपको रेकरिंग दिया गया है और पूछ रहा है कि यह जो संख्या है वो कैसी संख्या है। तो दोस्तों जब भी कोई दशमलव वाला आपको संख्या रहे और संख्या पर आपको रेकरिंग दिख जाए, क्या दिख जाए, रेकरिंग दिख जाए, तो वह परिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जब भी संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो वह परिमेय संख्या रहेगा और अगर रेकरिंग नहीं रहेगा, दशमलव दशमलव रहेगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से देख लीजिए 13वां क्वेश्चन उसी प्रकार का है। देखिए 5.233333 दिया हुआ है और यहाँ पर रेकरिंग नहीं है, तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अगर रेकरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या, अगर दशमलव रहेगा और यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेगा तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि 1/√7 1/√7 है वो कैसी संख्या है। तो देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत हार्ड है। देखिए कहता है कि भाज्य ए, क्या कह रहा है कि भाज्य ए भाजक बी। दोस्तों भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो भाज भाजक भागफल आप लोग जानते होंगे कि भाज भाजक भागफल क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर है वो क्या है, शेष है। आर है क्या है, शेष है। ए क्या दिया हुआ है, भाज्य है और बी क्या है, भाजक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देते हैं कि 12 को हम लोग अगर 5 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 2 मरते में लगाएंगे यहाँ पर, तो 5 दूना 10, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए जो शेष है वो क्या होगा, जीरो से क्या होगा, या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। पहला कंडीशन ये है, ये जीरो से छोटा कभी नहीं आ सकता, यानी कि आर जो है शेष है और शेष कभी जीरो से छोटा नहीं आ सकता, या जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो भाज्य होगा, यानी कि जो बी भाजक है, बी यहाँ पर क्या है, भाजक है, तो जो बी होगा वो क्या होगा, आर से हमेशा छोटा आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो 5 इससे भागा दिए, यह क्या है, भाजक है। तो जब भी भाजक का मान आएगा वो शेष से बड़ा आएगा, यानी कि इसके लिए कौन सा कंडीशन होगा, तो देखिए ऑप्शन सी में आर जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। देखिए भाजक से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। आप लोग जानते होंगे कि बड़ा छोटा किस तरह से आप लोग जानते होंगे, जैसे दो संख्या ए और बी है, तो अगर बी बड़ा है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अगर ए बड़ा होगा तो इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बी है वो क्या है, बड़ा है आर से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भाजक होता है वो हमेशा शेष से बड़ा होता है, अगर शेष से बड़ा नहीं आएगा, अगर यहाँ पर 20 आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से 5 से एक बार भागा देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे और यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -15 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का बात किया गया है, न कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का, सिर्फ पूछा गया है कि बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों बहुपद नहीं कब आएगा, जब एक्स का मान भागा में आ जाए। दोस्तों एक्स का मान अगर भाग में आ जाएगा तो वह बहुपद नहीं हो जाएगा, यानी कि 1/x अगर आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है।
तो देखिए उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए कि समी में x है वो गुना में है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए x है वो भागा में है। आप इसको किसी भी रूप में तोड़ दीजिए, नीचे अगर आप लोग एलसीएम भी ले लीजिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि हर हाल में जो x है वो 1/x के रूप में आ रहा है, यानी कि यह बहुपद नहीं है, यह कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और दो घात वाला तो द्विघात बहुपद, तीन घात वाला तो त्रिघात बहुपद। चलिए उसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद कौन नहीं है, तो आप लोग इसको देखिए, ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर एक्स है वो क्या है? तो डिवाइड के रूप में है, यानी कि यह बहुपद नहीं होगा। ये बहुत दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है बहुपद पहचानने का। यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग उसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। दोस्तों इसका आपको शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग जानते होंगे कि हम लोग बीच वाला को तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग तोड़ देंगे 3x और माइनस 2x में। तीन तीन दूना 6 करेंगे और प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, यानी कि एक बराबर एक बार आएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 2 और x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 x बराबर 3 दोनों प्लस में आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग दोस्तों थोड़ा मोड़ा भी अगर बहुपद जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यह कैसे सॉल्व होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बेसिक से बताएंगे कि बहुपद कैसे निकाला जाता है, इसका शून्यक को कैसे निकाला जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए 21वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 किस प्रकार का हल संभव है? यानी कि इसमें किस प्रकार का हल संभव है? तो इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में हमको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 और बटा में क्या है? यहाँ पर लिखेंगे 6। a1/a2 हो गया, और यहाँ पर -3 है, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। c1/c2 कितना है? तो यहाँ पर एक जगह +2 है और एक जगह -2 है। अब देखिए रिलेशन क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? इसका जो हल होगा वो वास्तविक होगा और अद्वितीय होगा, यानी कि इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चूंकि तीनों बराबर नहीं है, अगर तीनों बराबर होता तो अनेक हल होता, अगर एक बराबर होता और दूसरा बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता? एक भी इसका हल नहीं होता, यानी कि वह असंगत हो जाता। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a किस प्रकार के लिए अद्वितीय हल होगा? यानी कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे 2/3, और यहाँ पर बराबर पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर -5 है। अब देखिए यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3a बराबर क्या आ जाएगा? 3a बराबर 5 दूना 10, -10 आ जाएगा। और a बराबर क्या ना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा -10/3। तो a बराबर नहीं होना चाहिए -10/3 के। अगर a बराबर हो जाएगा 10/3 के तो इसका हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, a इज नॉट इक्वल टू -10/3। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा कंडीशन? तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9
में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान है। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन आपको 10वां में कहीं पे नहीं मिलेगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 9, और देखिए 5 प्लस में तीस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि y का वैल्यू आ गया 2, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट है वो माइनस और प्लस में अटक जाते हैं। तो माइनस प्लस आपको ध्यान देना है कि आंसर इसका प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, तो ये सब प्रश्न को यही ध्यान रखना होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3y4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विभक्तर d का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें आपको विभक्तर का मान निकालना है दोस्तों। विभक्तर बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 8 8 64, और माइनस 4 a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है, तो c का मान दिया हुआ है -3। अब देखिए यहाँ से 4 4 कैंसिल, और 3 -3 और -3 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर +9 हो जाएगा, तो 64 प्लस 9 कितना हुआ, तो 9 4 13, यानी कि कितना हो गया 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन को। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या दिया हुआ है, तो 3 -3 दिया हुआ है, तो करा निम्नलिखित में से कौन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना होगा, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मूल आपको दिया हुआ है कितना 3 और -3, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा तो -9 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण निकाल दीजिए, तो यहाँ पर x² और अल्फा प्लस बीटा x होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -9, और प्लस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² -9 बराबर 0, क्या होगा x² -9 बराबर 0, यानी कि 26 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा x² -9 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। देखिए 27वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। कहता है कि दो लगातार धन एवं पूर्णांक संख्याओं का योगफल, यानी कि धन संख्या है और पूर्णांक संख्या, यानी कि वह संख्या माइनस में नहीं है, और पूर्ण संख्या है यानी कि वह बटा में नहीं है, यानी कि पूर्णांक संख्या है। कहता है कि गुणनफल 72, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 72 है। यदि छोटी संख्या 100 तो छोटी संख्या 100 तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको व्यक्त करेगा, यानी कि आपको इसमें छोटी संख्या नहीं निकालना है, आपको कहता है कि कौन सा कथन है वो व्यक्त करेगा। तो देखिए दो धन पूर्णांक का जैसे एग्जांपल लीजिए, एक लिए 2 तो दूसरा लेना पड़ेगा 3, उसी प्रकार से लगातार करा, अगर एक लिए हम 16 तो दूसरा लेना पड़ेगा 17। इस तरह के संख्या को हम लोग कहते हैं कि घन संख्या और लगातार संख्या। तो देखिए एक संख्या अगर x लिए तो दूसरा संख्या लगातार है, तो x प्लस हमको 1 लेना पड़ेगा, x प्लस 1, और छोटी संख्या यहाँ पर x है तो बड़ी संख्या इससे ज़्यादा होगा, यानी कि x प्लस 1 होगा, और दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 72, क्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल 72। तो इसको कौन सा समीकरण व्यक्त करेगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या होता है 72, यानी कि 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन है वो आपको आसान लगने लगेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन को। देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि यदि a और b समीकरण इतना का मूल है तब, यानी कि इसका मूल आपको दिया हुआ है, तब a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको a b दिया हुआ है, इस समीकरण का मूल दिया हुआ है, तो मतलब कि a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस पहले बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो -b यहाँ पर कितना है, तो -b, तो देखिए -b की जगह पर क्या हो जाएगा -a हो जाएगा यहाँ पर,
माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस बी हो गया, और बटा ए में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए, सी कितना है, बी है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सुनिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कर रहा है कि दोनों समीकरण का मूल है, यानी कि ए और बी दोनों समीकरण का मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा 2 बीटा, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 29 का, वो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा आसान नहीं है, चूँकि इसका सोल्यूशन बड़ा है। तो अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जल्दी से वीडियो में कमेंट कीजिए, हम इसका अलग से सोल्यूशन दे देंगे और आपको हम समझा देंगे कि यह कैसे हुआ, ए बराबर 1 और बी बराबर -2। चूँकि आपको यहाँ पर समीकरण में रख करके आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये है जो दोनों का मूल है। तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन इसका बड़ा है, इसका सोल्यूशन फोन में संभव नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सोल्यूशन आपको हम दे देते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन को। देखिए 29वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। तो दोस्तों इसको आपको एपी का योग निकालना है, पदों का योग। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर पदों का आपको संख्या दिया हुआ है और प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, n/2, यानी कि आपको सीधे 15/2 और दोनों का योग कर देना है, यानी कि n + l करना है। 75 और 5 कितना हो गया, 80 हो गया, और 40 × 80 और 15 × 40 करेंगे कितना आएगा, 600 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। दोस्तों प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो सीधे इसके लिए एपी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका एक ट्रिक बता देते हैं, सीधे करना है n × n+1 और बटा 2। क्या करना है, n × n+1/2। तो 200 और प्लस 201 और बटा 2 कीजिएगा तो यहाँ से 200 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको 100 × 201, 100 × 201 की जगह कितना आएगा, तो 201 पर 2 0, यानी कि ऑप्शन बी इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000, यहाँ पर सॉरी 20,100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, और दोस्तों अभी यहाँ पर कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको जल्द चाहिए, तो हम इसका सोल्यूशन तुरंत आपको चैनल पर अपलोड कर देंगे। यानी कि आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना जल्द हम इसका सोल्यूशन, बाकी का 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे देंगे। क्योंकि दोस्तों जो बाकी का 30 क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में हम आसान क्वेश्चन देख लिए, अब जितना हार्ड क्वेश्चन है वो पीछे है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। और अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।